हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर जिसे अकाउंटिंग एंट्री कहते हैं उसके एमसीक्यू की। ये बात करें उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि ये तैयारी करने से या ये चीज़ क्लियर करने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी, तो उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, उसे कर लें। जैसे जो भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं, एक बार के अंदर अपना 100% दीजिए, एग्ज़ाम क्रैक कीजिए ताकि जीवन के अगले पड़ाव में जा सके और जीवन को कुछ एंजॉय कर सके। इन्हीं किताबों के अंदर यही वैकेंसियाँ फिर 2 बार 3 बार 4 बार देना, फिर जाके क्लियर करना, उस चक्कर में 5-6 साल ज़िंदगी के जो अनमोल है उनको ख़राब करना, ये मेरे हिसाब से निहायत बेवकूफ़ी भरा ख़त्म है। तो आप इसमें न पड़े। अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, जल्दी से इसको क्लियर कीजिए, फटाफट इससे निकलिए बाहर और जीवन को कुछ एंजॉय कीजिए। क्लियर है? तो हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अनिल जो एक कोई पेटी कैशियर है, पेटी कैशियर क्या हो गया? जो पेटी एक्सपेंसेज के लिए होता है। पेटी एक्सपेंसेज मतलब जो डे टू डे एक्सपेंसेज होते हैं, उनके लिए हमने क्या कर देते, किसी कैशियर को पैसा दे देते अलग से, इसमें से छोटे मोटे जो चाय पानी के खर्चे हो ना, वो तुम पेमेंट कर देना। तुम्हारा जितना बैलेंस है उसमें से जितना खर्चा हो जाएगा उतना हम वापस रिफिल कर देंगे। जैसे 5,000 का बैलेंस है, जिसमें से अगर तुम्हें 3500 खर्च हो जाते हैं, तो महीने के एंड में या साप्ताहिक या 15 दिन के बाद जो भी हम अपना हिसाब रखते हैं जिस हिसाब से भी, उसके बाद में 3500 खर्च हो जाते हैं तो 3500 हमसे ले लेना ताकि वापस 5,000 हो जाए। अगर 4,000 खर्च हो जाते हैं तो 4,000 ले लेना ताकि तुम्हारा वापस बैलेंस हो जाए। फिर अगले महीने वापस खर्चे करते रहना, ताकि इन छोटे मोटे के लिए जो झंझट है जो ना रहे। उसको दे रखा है इंटरेस्ट ऑफ 5,000। इसे इंटरेस्ट क्या सिस्टम भी कहते हैं। 5,000 दे रखे फॉर पेटी एक्सपेंसेज। ही सबमिटेड द डिटेल ऑफ पेमेंट एवरी 15 डेज विच इज रिम्बर्स टू हिम। हर 15 दिन बाद में वो अपने डिटेल देता है और जिसे रिम्बर्स कर दिया जाता है। He submitted the details for 15 days that ended on 15th April 2012 amounting to रुपीज 4,900। और उसने 4900 रुपये का हिसाब दिया। वो कह रहा है कि अभी कुछ अनपेड भी पड़े हैं 2200 से, कोई मतलब नहीं है। 4900 रुपये जो है वो उसने खर्च किए, 4900 दे देंगे ताकि वापस 5,000 उसका बैलेंस हो जाए। हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड टू हिम, कितने उसे देने चाहिए? 4900 रुपये उसे देने चाहिए। समझ पा रहे हैं? जितने का बैलेंस है उसमें से जितना खर्चा हुआ उतना वापस दे देंगे ताकि वापस वो का वो बैलेंस हो जाए। 10,000 अगर रखते मान लीजिए, 8,000 खर्चा हो जाता है तो 8,000 दे देते ताकि वापस उसका बैलेंस 10,000 हो जाए। फिर अगले महीने या अगले हफ्ते या अगले 15 दिन के लिए वो वापस उससे चलाएगा। क्लियर है? हिंदी में भी दे रखा क्वेश्चन जस्ट इसके नीचे। सेल्स बुक इज ए पार्ट ऑफ। सेल्स बुक किसका पार्ट है? जर्नल का है, ट्रेडिंग का है, बैलेंस शीट का है या लेजर का है? मेरे हिसाब से इसमें किसी को डाउट है नहीं, ये एक जर्नल का हिस्सा है। जो जर्नल बुक है वो कितनी होती है? तो 8 बुक होती है। कौन कौन सी 8 बुक होती है? सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। क्लियर है? Which account will be debited in case of life insurance premium is paid by proprietor from business cash? अगर वो प्रोपराइटर का नया लिख के सीधा भी लिखता है ना लाइफ इंश्योरेंस, तो भी लाइफ इंश्योरेंस अगर पे करता तो वो क्या होता हमेशा, मतलब प्रोपराइटरशिप के अंदर वो लाइफ इंश्योरेंस पे करता, तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का तो होता नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस तो आदमी का होता है। और एक अपना कॉन्सेप्ट है क्या, एंटिटी कॉन्सेप्ट, के बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। अब बिजनेसमैन का खर्चा अगर फर्म पे करेगी या बिजनेस पे करेगा, तो ये तो क्या कहेगा कि मैंने तो बिजनेसमैन को उधार दिए, या मतलब मैंने बिजनेसमैन को दिए। तो नॉर्मली अगर खर्चा होता, अगर ये बिजनेस का इंश्योरेंस होता, तब तो वो क्या कहता, तब तो वो कहता कि भाई इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
लेकिन क्या ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है क्या? नहीं, ये बिजनेस का खर्चा ही नहीं है। ये तो कह रहा है कि मैंने तो बिजनेसमैन को दिया है, तो ये क्या कहेगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो किस अकाउंट को क्या पूछ रहे हैं? डेबिट कौन सा होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है इसमें? वाइल पासिंग एन ओपनिंग एंट्री ऑल द एसेट जो है उनको क्या किया जाता है और लाइबिलिटी को क्या किया जाता है? तो देखो, ओपनिंग बैलेंस एक्चुअल में अपन ने जब अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात भी की थी कि भाई एक्चुअल में जो बैलेंस पढ़ा जाता है वो कौन सा पढ़ा जाता है? ओपनिंग ही पढ़ा जाता है। अगर कोई अकाउंट है उसमें टू बैलेंस BD लिखा जाता है, कोई भी अकाउंट है, तो इस साइड में डेबिट है तो इसका मतलब उसका बैलेंस कौन सा है? डेबिट है। क्लियर है? ओपनिंग एंट्री है, ओपनिंग एंट्री कौन सी होती है? हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, उसके बाद में उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं? सारे अकाउंट जो उनको क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो उस वक्त हम क्या करते हैं? क्लोजिंग एंट्री करते हैं। क्लोजिंग एंट्री क्या कैसे करते हैं? डेबिट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर वापस हम क्या करते हैं? उनको वापस ओपन करते हैं। तो उस वक्त हम क्या करेंगे? जिसको डेबिट करना उसको डेबिट ही करेंगे वापस। समझ पा रहे बात? भाई अपने बुक के अंदर एसेट जो वो क्या होना चाहिए? एसेट का अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। तो उसे हमें डेबिट करना है, तो उसके लिए हम ओपनिंग में उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटी को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस ऑफ वेजेज आर पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी? तो उसके अंदर हमने बात की भी थी कि कोई भी एसेट है तो उस एसेट के अंदर क्या होता है? जब तक वो क्या ना हो जाए, वैसे तो वर्ड क्या यूज किए गए हैं इसके अंदर? इसके अंदर तो वर्ड यूज किए गए हैं रेडी टू यूज। सॉरी 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 सॉरी, इसके अंदर तो कौन से वर्ड यूज किए गए? प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? कैपिटलाइज होंगे। क्या होंगे? कैपिटलाइज होंगे। अब समझिएगा मतलब, इसका मतलब एसेट दो तरीके की होगी, एक तो इन्वेंट्री होगी और एक हो गई आपकी अदर जो भी एसेट है उनकी बात करेंगे। जैसे इन्वेंट्री भी एक एसेट है, लेकिन इन्वेंट्री जो है वो किस वजह से लेके आए? उसे इन्वेंट्री को क्यों लेके आए? ताकि हम उसे सेल कर पाए और मुनाफा कमा पाए। एसेट को क्यों लेके आए? ताकि हम क्या कर सकें? उसे यूज कर सकें। भाई मैंने फर्नीचर लेके आऊंगा तो क्या मैं उसे बेचने के लिए लेके आ रहा हूँ? अगर मेरा बिजनेस मान लीजिए पढ़ाने का, तो मैं फर्नीचर क्यों लेके आऊंगा? यूज करने के लिए। लेकिन नोट्स क्यों लाऊंगा? ताकि मैं उसे बेच पाऊँ। क्लियर है? तो जो इन्वेंट्री है वो मेरी किसके लिए है? ताकि मैं उसे बेच पाऊँ। और एसेट जो है वो किसके लिए? ताकि मैं उसे यूज कर पाऊँ। यहां तक की बात क्लियर? एस ने सीधा दोनों जगह क्या कहा कि उसे प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के खर्चे कैपिटलाइज होंगे। तो इन्वेंट्री का प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन मतलब उसे उस स्थिति में लाने के लिए, ताकि उसका जो जिस यूज के लिए लेके आए वो अगर होने को तैयार हो जाए, तब तक के सारे खर्चे कैपिटलाइज होंगे। क्योंकि इन्वेंट्री को हम सेल करने के लिए लेके आए हैं, तो जब तक इन्वेंट्री रेडी टू सेल नहीं हो जाती तब तक के जो भी खर्चे किए जाते हैं वो हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। एसेट जो है वो क्यों लेके आए? ताकि हम उसे यूज कर पाए। तो जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक के खर्चे जो है वो क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। एसी लेके आया मैं और एसी पड़ी है, उसको इंस्टॉल किए बिना तो यूज नहीं कर सकता, तो इंस्टॉल करूंगा तभी यूज कर पाऊंगा। तो इंस्टॉलेशन के बिना मेरा उसको यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो जब तक वो रेडी टू यूज नहीं होता तब तक कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज मतलब उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया? कोई एसेट लेके आए हम, उसको लिए वेजेस दिए ताकि वो इंस्टॉल कर पाए। तो इंस्टॉल जो है वो क्या है? रेडी टू यूज से पहले खर्चे, तो उसको क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे कैपिटलाइज। उसके बाद कुछ भी खर्चे होंगे जैसे रिपेयर वगैरह करते हैं, तो वो क्या होंगे? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश नॉर्मल खर्चे के जैसा लिखा जाएगा। व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक अवेलेबल टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? कितने तरीके की सब्सिडरी बुक होती है जो हम पहले ही बात कर चुके? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। दो अलग है, एक तो जर्नल प्रॉपर और एक कैश बुक।
कैश बुक में ध्यान रखना ये सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। क्यों? क्योंकि ये वैसे सब्सिडरी है लेकिन लेजर के रूप में बनाई जाती है, लेजर के फॉर्मेट बनाई जाती है, इस वजह से ये सब्सिडरी और प्रिंसिपल दोनों है। क्लियर है? तो ये कितनी होगी? 8 हो गई, आप गिन लीजिएगा। नेम द ट्रांजैक्शन दैट इज रिकॉर्डेड इन बोथ साइड ऑफ कैश बुक साइमल्टेनियसली। कैश बुक के अंदर कौन सा ट्रांजैक्शन है जो दोनों साइड में साथ लिखा जाता है? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, सिंपल सा है। ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आर क्लोज्ड टू, जो भी सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो कहाँ खत्म किए जाते हैं? देखो, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं ये सारे? ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। भाई पेन बनाने में लगे हुए, जैसे पेन बना रहे हैं तो पेन बनाने वाले मजदूर को जो सैलरी दी वो किस में आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, जैसे अपन ने अपने मैनेजर को सैलरी दी, जो अब पेन तो नहीं बना रहा है लेकिन पेन बनाने में इनडायरेक्टली मदद कर रहा है, या फैक्ट्री का किराया दिया तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इनडायरेक्ट इनकम मतलब जैसे अपने पास पैसा बचा था और अपन ने क्या कर दिया, उससे किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए कि भाई पड़े हैं पैसे, इससे क्या करें, तो अपन ने क्या कर दिया, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब वो जो शेयर खरीदे हमने उस पर कुछ डिविडेंड मिला, तो वो क्या हमारे बिजनेस से डायरेक्ट इनकम है क्या? नहीं, वो हमारे बिजनेस की डायरेक्ट इनकम नहीं है। तो उस केस के अंदर वो जो है वो क्या हो गई? इनडायरेक्ट इनकम। तो ये इनडायरेक्ट इनकम जो है वो कहाँ जाती? P&L के अंदर जाती। असेट और लाइबिलिटी कहाँ जाएगी? असेट एंड लाइबिलिटी आपकी कहाँ चली जाएगी? असेट लाइबिलिटी कैपिटल कह दो और ड्राइंग कह दो, ये सारे सारे कहाँ चले जाते हैं? आपके बैलेंस। क्लियर है? अल्टीमेटली तो ये भी सारे सारे यहाँ से इनका नेट जो कंक्लूजन है वो भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा वो कैपिटल अकाउंट के जरिए बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट का पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? P&L हो जाएगा। द सेल्स रिटर्न बुक ऑलवेज हैज, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस कैसा होगा? देखो, परचेज का कैसा हो गया? डेबिट बैलेंस। समझ पा रहे हो बात? परचेज का क्या होगा? डेबिट। सेल्स का क्या होगा? क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न का क्या हो जाएगा? डेबिट। क्लियर? उसके बाद में जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर कौन सा होता है? वो सब्सिडरी बुक जो बाकी की सातों सब्सिडरी बुक के अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाते उनको रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन की गई है, उसको क्या कहते हैं अपन? जर्नल प्रॉपर। इंक्लूड एंट्री रिलेटेड टू, वो किससे रिलेटेड एंट्री जो है वो लिखेगा। समझिएगा, जो 7 में से किसी भी सब्सिडी बुक में आएगा, क्या वो जर्नल प्रॉपर में लाने की जरूरत है क्या उसे? नहीं। यहाँ पर कौन सी आएगी? जो 7 में नहीं आई। समझ पा रहे हो बात? तो वो यहाँ पर आएगी कौन सी? सेल्स ऑफ असेट ऑन क्रेडिट। असेट को सेल किया क्रेडिट पे, पहले इसको एक बार होल्ड कीजिए। सेल ऑफ असेट फॉर कैश, कैश के बदले में हमने कोई असेट सेल की, कहाँ चली जाएगी? कैश बुक में। क्लियर? सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स को आपने कैश के बदले में सेल किया, कहाँ जाएगी? सर सेल्स बुक में ना, ध्यान रखिएगा, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल आती है, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज आती है। कैश सेल्स कैश परचेज कहाँ जाएगी? कैश बुक में। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल किया है तो वो कहाँ जाएगी? सेल्स बुक में। कहाँ जाएगी? सेल्स बुक में। क्लियर है? सारे हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर में अच्छे से बात कर रखी है। सेल्स ऑफ असेट ऑन क्रेडिट, असेट को सेल किया है, असेट को सेल किया है, कैश में सेल करते तो कैश बुक में आ जाती, और क्रेडिट सेल अगर गुड्स की होती, क्रेडिट सेल अगर गुड्स की होती तो सेल्स बुक में आ जाती, लेकिन ये क्रेडिट सेल किसकी है? असेट की है, तो ये सेल्स बुक में नहीं आएगी। समझ पा रहे हो? सेल्स बुक में क्रेडिट सेल ऑफ असेट, सॉरी सेल्स बुक में क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आएगी, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगा। क्लियर है? कैश बुक के अंदर कैश सेल्स कैश परचेज चाहे गुड्स की है चाहे असेट की, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असेट जो क्रेडिट पे हुई है वो ना तो कैश बुक में आ पाई
न वो सेल्स बुक के अंदर आ पाई, तो ये कहाँ जाएगी, जर्नल प्रॉपर के अंदर। क्लियर है। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ गुड्स होते हैं और क्रेडिट पे होते हैं तो परचेज बुक में आ जाते हैं, जबकि परचेज ऑफ यहाँ पर तो क्या असेट है, मशीनरी परचेज ऑफ असेट हो गया, और वो भी ऑन क्रेडिट, अगर कैश में होता तो कैश बुक में आ जाता। तो ये न परचेज बुक में आ पा रही है और नहीं ये कैश बुक में आ पा रही है, तो कहाँ जाएगी, जर्नल प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं बात भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, मैं ऐसी आपसे उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि आप भी प्रैक्टिस इनकी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 11th-12th की बुक्स आपने अपलोड कर रखे हैं, क्या वो हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। भाई सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन हार्ड है और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप पढ़िए। आपने पढ़ रखा है, एक एक बार मेरे हिसाब से 5 या 4-5 दिन के अंदर पूरी एक बार अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़े तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि आप अब बच्चों जैसी बातें करें कि सर मैं पढूं या नहीं पढूं। सीधी बात है, ज्यादा पढ़ोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कंपटीशन है, जो ज्यादा भागेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो सेलेक्ट होगा। क्लियर। तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे कि सर मैं पढूं या नहीं पढूं, दे रखा है पढ़ना चाहिए। आप खुद अपने विवेक से सोचिए कि कंपटीशन हार्ड है, अगर मेहनत ज्यादा करेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर मान लीजिए 11th-12th की बुक्स आपने 5 दिन में क्लियर कर ली, पढ़ लिया, जो कि अपडेट कर रखी है आपके कोर्स के अंदर, तो हो सकता है उससे 2 क्वेश्चन भी आए, तो एक एक 2-2 क्वेश्चन की रहती है कट ऑफ के अंदर, ज्यादा फर्क नहीं रहता है। क्योंकि आप जिनसे भी पूछेंगे जिनका नहीं होता, वो ज्यादातर यही कहेंगे, 5 से कम नंबर वाले ही बताएंगे कि 2 नंबर बच गए, 1 नंबर बच गए, 4 नंबर। वो झूठ नहीं है, वो सच है। जो कट ऑफ है उससे नीचे के 5 नंबर में देखोगे तो आपको 20-30% स्टूडेंट सिर्फ उतने में मिल जाएंगे। एक सेकंड, सॉरी मैं एक सेकंड माफ कीजिएगा मुझे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज रिकॉर्डेड टू। जो भी आपने परचेज बुक के अंदर किया और कंप्लीट हुआ मंथ, उसके बाद में वो कहाँ लिखा जाएगा, परचेज अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा। कौन सी साइड में लिखा जाएगा, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर लिखा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम, अब कैश बुक इंडिकेट, अगर कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट बैलेंस है तो क्या होगा। भाई ये कैश बुक हो गई, ठीक है। अब बैलेंस पूछा कि क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, तो क्लोजिंग वाला नहीं देखोगे, कौन सा देखोगे, ओपनिंग वाला। अगर किसी का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी है तो वो क्या है, एक तरीके से लाइबिलिटी है। वो कह रहा है कि डेबिट बैलेंस नहीं है, उसका क्रेडिट बैलेंस है बैंक कॉलम का। इसका मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब हमने जितने बैंक में जमा किए उससे ज्यादा निकाल लिए। समझ पा रहे बात। तो एक तरीके से वो क्या है, ओवरड्राफ्ट। बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज एन, पेटी कैश का बैलेंस जो वो क्या होगा भाई, पेटी कैश मतलब क्या, हमने कैशियर को दे रखे 5,000, अब उसमें से 4500 खर्च कर दिए, 500 बचे, अपनी असेट है भाई, अपने पैसे कैश है। समझ पा रहे हैं बात। तो ये एक तरीके से क्या है, एज एन असेट है। कैश बुक कैन नॉट हैव नेगेटिव बैलेंस, पेमेंट कैन नॉट, समझिएगा कैश बुक जो है उसके कैश बुक का के कैश कॉलम का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रीजन क्या है, कैश बुक के कैश कॉलम का में एंट्री होगी कब, डेबिट कब किया जाएगा, जब पैसा आएगा तो, और क्रेडिट कब किया जाएगा, जब पैसा जाएगा। अब वो कह रहा है कि क्रेडिट जो है वो ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब क्या हुआ कि आने से ज्यादा पैसा जा नहीं सकता। भाई मेरे पास अगर 500 रुपए है
तो मैं दे कितने पाऊंगा, 500 ही दे पाऊंगा ना, 500 से ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा। तो वो क्या कह रहा है, कैश बुक कैन नॉट हैव नेगेटिव बैलेंस, पेमेंट कैन नॉट बी मोर देन कैश इन हैंड, पेमेंट जो है वो जितना हमारे हाथ में पैसा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? चाहे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेम एन एसेट विच इज आल्सो ए लाइबिलिटी, एक ऐसी एसेट बताइए जो एसेट भी है और लाइबिलिटी भी है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का तो ऊपर ही पड़ा है कि नेगेटिव बैलेंस, ऐसा एग्जाम में भी होता है, कुछ क्वेश्चन के आंसर जो वो ऊपर नीचे के क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल जाते हैं। कैश इन हैंड का तो नेगेटिव बैलेंस होता नहीं, ऊपर ही देखा। फर्नीचर का नेगेटिव बैलेंस होगा क्या? नहीं, फर्नीचर खरीदने से ज्यादा तो भाई किस तरीके से बेचोगे, तो फर्नीचर का भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता और मशीनरी का भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। सिर्फ एक कैश एट बैंक जो है उसका नेगेटिव हो सकता है, मतलब हमने बैंक में जमा करा है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकता है अगर हमें ओडी दे रखी है तो, सीसी दे रखी है तो, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर दे रखी है तो ऐसा हो सकता है। एक बैड डेट्स जो पहले हमने बैड लिख दिया था, लिख चुके थे कि भाई इससे पैसा रिकवर नहीं होगा, अगर बाद में वो रिकवर हो जाता है सब्सिक्वेंटली शुड बी क्रेडिटेड टू, वो किस में क्रेडिट होगा? क्या वापस बैड डेट्स में होगा क्या? भाई जब बैड डेट्स हुआ था तब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब वो पैसा वापस रिकवर हुआ तो क्या हम ये कहते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स? नहीं, इसका कारण है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स इस वजह से नहीं कहते क्योंकि ये नॉर्मल एंट्री अकाउंटिंग ईयर एंड पे करते हैं। अब बैड डेट्स की जो एंट्री है वो तो क्या एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो मतलब लॉस है, सॉरी एक्सपेंस नहीं लॉस है, तो वो तो कहाँ हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। बैड डेट्स जो है वो खत्म हो गई, ये अकाउंट तो हम इसी साल क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट ईयर में पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी, ये एक नया अकाउंट जो वो बनाएंगे, एक नई तरीके से हमारा मुनाफा होगा। भाई हम मान चुके कि उनसे पैसा नहीं मिलेगा, उनसे दीदार नहीं होगा, लेकिन वो पैसा आ चुका है। Which of the following account will be credited on giving cash donation? हमने कैश डोनेशन दिया तो हम एंट्री क्या करेंगे, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये क्या पूछ रहा है, कौन सा क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किसको किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। क्लियर? कंपाउंड जर्नल एंट्री जो वो क्या होती है, कंपाउंड जर्नल एंट्री वैसे वो होती है जिसके अंदर डेबिट जो है वो एक से ज्यादा है या क्रेडिट एक से ज्यादा है, या डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एक से ज्यादा है। मतलब जैसे एक ऐसी एंट्री जिसके अंदर 2 डेबिट और 1 क्रेडिट है, या 1 डेबिट और 2 क्रेडिट है, या 2 डेबिट 2 क्रेडिट है, इस तरीके की एंट्री जो वो क्या होती है, कंपाउंड एंट्री होती है। ओनली क्रेडिट बैलेंस नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली ये डेबिट लिखना चाहिए था, ओनली डेबिट बैलेंस नहीं, ऐसा नहीं होता है। नन ऑफ द ऑप्शन ये भी नहीं है। इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट ये सही है, चाहे आप 2 बार डेबिट कर रहे हो चाहे 2 बार क्रेडिट कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होगा। जैसे हमारे एक कस्टमर से पैसा मिला तो हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर कि भाई 1000 रुपये था जिसमें से 900 उसने दिया और 100 का डिस्काउंट दिया। अब डेबिट चाहे 2 हो, लेकिन अल्टीमेटली तो जितने से डेबिट होगा उतने से क्रेडिट होगा, डबल एंट्री सिस्टम है, ये तो फॉलो होगा ही होगा। इन जनरल प्रॉपर ओनली डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली कैश डिस्काउंट है जो रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता ट्रेड डिस्काउंट? देखिए एक तरीके से कैश डिस्काउंट लिखना भी सही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए किसी को अपनी बुक के अंदर मुनाफा बढ़ाना है, क्लियर है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई जैसे ट्रेड डिस्काउंट की अगर उसे परमिशन दी जाती लिखने की तो वो क्या करता है, जैसे वो कहता है कि भाई परचेज अकाउंट डेबिट कि भाई मैंने 50,000 की परचेज की, टू कैश मैंने उसको दिया 10,000, और टू मान लीजिए देते हैं ना, वैसे दिया नहीं जाता है, टू ट्रेड डिस्काउंट 40,000, अगर ऐसी इजाजत देते। अब मेरे साल में लास्ट में मान लीजिए प्रॉफिट कम पड़ रहा है, मेरे को जाना है शेयर होल्डर के पास, उनको बताना है कि मैंने अच्छा कमाया, अब वो एक्चुअल में तो मैंने कमाया नहीं, तो फिर मैं क्या करूं, मैंने इस तरीके की ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कर दी। मैंने कहा 10,000 का सामान है, मैं 10,000 में ही खरीद रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 50,000 का सामान मैंने 10,000 में खरीदा, तेरे को कोई दिक्कत है? आगे वाले ने कहा मेरे को क्या प्रॉब्लम, तुम जो चाहो वो करो। तो ये बैठे बैठे इसने 40,000 का मुनाफा लिख दिया। इसने कहा नहीं, अकाउंटिंग ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ट्रेड डिस्काउंट आप नहीं लिखोगे,
हमने कहा चलो हमने परचेज किया क्रेडिट पे 10,000 पे टू क्रेडिट सॉरी टू क्रेडिटर 10,000। अब क्रेडिटर को जब भुगतान कर रहे थे 10,000 का, तब उसने कहा कि 9,000 ही दे दीजिए, 1,000 का डिस्काउंट। तब हम कैश डिस्काउंट लिख सकते हैं क्या? उन्होंने कहा अब लिख सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि क्रेडिटर के नाम की एक लाइबिलिटी आ चुकी है 10,000 में, और अब एक्चुअल में उसका पेमेंट अगर कम होगा तो आप लिख सकते हैं। तो कैश डिस्काउंट जरूर आता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता। ए लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, लेजर कहाँ से प्रिपेयर होते हैं? जर्नल से। सीधी सी बात है, इसके अंदर तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, फिर उसका लेजर में पोस्टिंग होती है, फिर ट्रायल बैलेंस से अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करके फिर क्लोजिंग एंट्री के जरिए हम उसे ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर करके उसका बैलेंस लेके और असेट और लाइबिलिटी लेके सारे बैलेंस शीट में जाते हैं, बैलेंस शीट मैच करते हैं और आराम करते हैं। लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ, लेजर को और क्या कहा जाता है, क्या किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको सेकेंडरी बुक के नाम से। प्राइमरी बुक कौन सी होती है? जर्नल जो है वो प्राइमरी बुक है, और लेजर जो सेकेंडरी बुक है। क्लियर है? एक्स ने एक बिजनेस कमेंस किया 1 अप्रैल 2013 को। कैपिटल थी उस वक्त 6 लाख रुपए। 31 मार्च को एज एसेट जो है वर्थ 8 लाख एंड लाइबिलिटी हो। अब 31 मार्च 2014 को उसकी क्या स्थिति है कि असेट है उसकी 8 लाख की, और असेट जो है उसकी 8 लाख की है, लाइबिलिटी उसकी 50,000 की है। तो कैपिटल कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? एसेट इज इक्वल टू क्या होता है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये कह रहा है एसेट प्लस कैपिटल, तो या फिर इसे ऐसा कह सकता है एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, या फिर कह सकता है एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी। भाई इधर का प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इस साइड में प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें से एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ये वाली इक्वेशन जो है वो सही है। पेमेंट टू क्रेडिटर मीन, क्रेडिटर को पेमेंट किया तो एंट्री क्या करोगे आप? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर को डेबिट किया क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर क्या हो गए? कम हो गए। और कैश को कैश में पेमेंट किया तो कैश भी क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर? यहाँ पे यूं देख लीजिए, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट कर रहे हैं क्योंकि वो कम हो रहा है, और कैश का बैलेंस डेबिट होता है, उसे क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि उसका बैलेंस कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो असेट भी कम होगी और लाइबिलिटी भी कम होगी। एक क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी कम हो रही है और एक कैश कम हो रहा है। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट मीन, फर्नीचर को हमने परचेज किया है और वो भी क्रेडिट पे परचेज किया है। क्या होगा उस केस के अंदर? अगर ऐसी सिचुएशन है कि फर्नीचर को परचेज किया और वो भी क्रेडिट पे किया है, तो फर्नीचर आ जाएगा अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। फर्नीचर आते से ही क्या हो जाएगा? असेट बढ़ गई, और टू क्रेडिटर होते से भाई उधार लेके आए तो एक तरीके से लाइबिलिटी बन गई। तो इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अल्टीमेटली आपको ध्यान यही रखना है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ये इक्वेशन मेंटेन होनी चाहिए। अगर कोई एक एसेट बढ़ रही है तो दूसरी एसेट या तो माइनस कीजिए, या फिर इस साइड में लाइबिलिटी बढ़ाइए या कैपिटल बढ़ाइए। अल्टीमेटली ये इक्वेशन सेम रखनी है। अमाउंट जो विड्रॉ किया है प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, कैश एंड कैपिटल क्या होगी? अगर पर्सनल यूज के लिए किया तो वो क्या हो जाएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश लेके गया तो कैश कम हो गया, और पैसा बिजनेस में लेके गया तो उसकी कैपिटल जो उसने बिजनेस में लगा रखी थी वो अमाउंट जो वो क्या हो गया? कम हो गया। तो दोनों क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। विच अकाउंटिंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपको लगता है कि सर ऐसे सिंपल से क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाते हैं। भाई अगर इसका बढ़िया लेवल का एग्जाम देखे तो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन था सिंपल। ये इसी तरीके का क्वेश्चन था। ये ABST का पेपर अगर आपके किसी फ्रेंड ने दिया हो तो उनसे पूछिएगा, उनसे पेपर देखिएगा, या फिर आप RPSC की साइट पे जाके चेक कीजिएगा।
ये क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं। आप ज़्यादा कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर प्रैक्टिकल नहीं करवाते, भाई प्रैक्टिकल करवाने को मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ। सीए फाइनल के बैच भी चलाए हैं तो उसमें भी करते हैं, या इंटर का जो है उसके अंदर भी चलाते हैं। चलाए क्या मतलब चल ही रहे हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो वो बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो आएंगे नहीं। आपके क्वेश्चन एग्जाम में इतने सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, और उस सिंपल क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो तो ये गलत हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर उस एग्जाम के अंदर ये सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके का आया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है, बेसिक। उसके बाद में द लाइबिलिटी ऑफ फर्म जो है वो 3000 और कैपिटल जो है वो 7000 है। टोटल एसेट कितना होगा, ये बैलेंस शीट, ये लाइबिलिटी 3000 की, ये कैपिटल, कैपिटल वैसे ऊपर लिखी जाती है, मैंने इधर लिख दिया। तो टोटल एसेट कितनी होगी, अल्टीमेटली तो दोनों साइड बराबर है, तो ये 10,000। एन इंक्रीज इन वन एसेट इज, एक एसेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसके बदले में क्या होगा, या तो कोई दूसरी एसेट जो वो कम करनी पड़ेगी, या लाइबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। सर क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली अपनी इक्वेशन के एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अब एक एसेट जो वो इंक्रीज होगी तो दूसरी कोई एसेट या तो कम करो, या फिर एसेट इंक्रीज हो रही है तो कोई लाइबिलिटी इंक्रीज करो, या कोई कैपिटल इंक्रीज करो। तो एक एसेट में इंक्रीज या तो क्या करो, डिक्रीज इन अनदर एसेट, या फिर इंक्रीज करो इन लाइबिलिटी, या इंक्रीज करो इन कैपिटल, ऑल ऑफ द वो सही, कुछ भी करो, लेकिन अल्टीमेटली ये इक्वेशन जो वो रहना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट सेम रहना चाहिए। डिक्रीज इन वन लाइबिलिटी में लीड टू, सेम वैसा वैसा क्वेश्चन है, आप खुद देखिएगा। परचेज ऑफ मशीन बाय कैश मीन, आपने एक मशीन खरीदी है और वो भी कैश में खरीदी है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो गई, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एसेट बढ़ गई लेकिन कैश जो वो कम हो गया, दूसरे एसेट कम हो गई, तो डिक्रीज इन एसेट ये नहीं है। इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट, एक एसेट में इंक्रीज हो गया, एक एसेट में डिक्रीज हो गया। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन। गुड्स जो वो क्रेडिट पे सेल किए, सेलर प्रिपेयर, समझिएगा ये थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, ये इसमें डाउट रहते हैं। गुड्स जो वो सेल किया गया है, और वो भी किस पे किया गया, क्रेडिट सेल पे, क्रेडिट पे सेल किया गया। अच्छा ये वो वाला नहीं है, वो आगे क्वेश्चन है, सॉरी एक क्वेश्चन आगे और आएगा जो अच्छा है। गुड्स जो वो क्रेडिट पे सेल किया तो क्या बनेगा, देखो कैश मेमो बनता है अगर आपने कैश सेल की होती तो, इनवॉइस बनता है आपने सेल की है तो, नॉर्मली ये क्रेडिट सेल पे, इनवॉइस मतलब बिल। क्लियर, वैसे इनवॉइस कैश और क्रेडिट दोनों पे बनता है, लेकिन कैश सेल पे जो होता है उसको हम नॉर्मली कैश मेमो कहते हैं, और इनवॉइस जो वो क्रेडिट सेल के लिए यूज होता है। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसकी अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए एक वाउचर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। तो क्रेडिट सेल पे किया तो क्या हो जाएगा, इनवॉइस बन जाएगा। ट्रांसफर वाउचर आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड, ये ध्यान रखिएगा, ये अपन ने वहां पर डिस्कस नहीं किया था क्लास के अंदर, ये एक अलग है। ट्रांसफर वाउचर जो है वो कब किसके लिए होता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए होता है, ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैश मेमो कब बनाया जाता है, जब कैश में सेल करें। क्लियर, अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अकाउंटिंग वाउचर किससे बनाए जाते हैं, सोर्स वाउचर। सोर्स वाउचर क्या होता है, जैसे सेल किया आपने, सेल किया तो उसका जो बिल बना है, ये बिल जो है वो क्या है, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स मतलब जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, गंगा का गंगोत्री जो है वो क्या है, सोर्स। तो वैसा वैसा अब इस बिल के हिसाब से क्या करोगे आप, अकाउंटिंग करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग वाउचर जो वो किससे बनता है, सोर्स डॉक्यूमेंट से बनता है। चलिए 2 बार हो गया, क्लियर। अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो, मतलब एक सेम ही क्वेश्चन 2 बार लिख दिए गए। ए परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न देम, अब ये ध्यान समझिएगा, इसको एक को हटा देते हैं। अगर परचेजर जो है उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, मतलब क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया,
ही विल प्रिपेयर, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। परचेज रिटर्न के वक्त कौन सा बनता है? डेबिट नोट बनता है। और सेल्स रिटर्न के वक्त कौन सा नोट बनता है? क्रेडिट नोट। ये याद रखिएगा, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये स्टार मार्क और कर दीजिए। और इसके लिए मैंने अकाउंटिंग प्रोसीजर के अंदर गाना गा के तक सुनाया था, ताकि ये आपको किसी तरीके से याद हो जाए। उसके बाद में क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड थ्रू, क्रेडिट परचेज की है वो कहाँ लिखी जाएगी? जनरल प्रॉपर में। अच्छा, ये उसका नहीं है। क्रेडिट परचेज जो है वो कैश वाउचर आएगा क्या? नहीं। डेबिट वाउचर आएगा क्या? नहीं, ये गुड्स के लिए। क्रेडिट वाउचर आएगा क्या? नहीं। क्रेडिट परचेज है, ट्रांसफर वाउचर इसका सही आंसर। इफ सेलर रिसीव, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न के अंदर कौन सा हो गया? सेल्स रिटर्न के अंदर कौन सा हो गया? ये इसको डिलीट कर देते हैं। सेल्स रिटर्न के वक्त कौन सा होगा? अभी ऊपर ही पढ़ा अपन ने, कौन सा हो जाएगा? क्रेडिट नोट हो जाएगा। क्लियर? वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, वाउचर किसके लिए होते हैं? वाउचर कैश और क्रेडिट, यार ये दो दो बार क्यों लिख दिए मैंने? एक सेकंड भाई, है ना, मैं हटा देता हूँ। देखो, वाउचर तैयार किया गया, कौन सा क्वेश्चन था? यही था ना, ये हो चुका है। वाउचर किसके लिए बनाए जाते हैं? अब देखो, कैश के लिए कैश वाउचर, क्रेडिट के लिए ट्रांसफर वाउचर, कैश और क्रेडिट सेल सबके लिए हो रहा है। कैश रिसिप्ट ऑल ऑफ द बोई होगा इसका, सबके लिए। वाउचर तो सबके लिए बनता है, पार्टिकुलर वाउचर नहीं कहा कि ये किसके लिए बन जाता है। कैश मेमो क्या है? कैश मेमो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। कैश मेमो जो है वो क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जिसके ऊपर आपकी अकाउंटिंग एंट्री होती है। क्लियर? ये इतने क्वेश्चन है। ये वाउचर वाले जो है वो क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किए थे, इस वजह से ये क्वेश्चन इसके ज़्यादा लिए, ये ध्यान रखिएगा। कैश वाउचर वैसे सोर्स डॉक्यूमेंट, और ये तो किए थे। कैश वाउचर कैश ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांसफर वाउचर क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए, और अकाउंटिंग वाउचर अकाउंटिंग एंट्री के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो ऑडिटर है, जो चेक करने वाला, वो देख तो पाए भाई मैंने लिखा सेल्स की एंट्री लिखा, अब ऑडिटर कह रहा है कि नहीं सेल्स हुई या नहीं, उसको मैं कैसे पता करूं, कैसे भरोसा करूं? तो कहेंगे कि भाई ये देख सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़े, ये इन दोनों के बेस पे ये अकाउंटिंग वाउचर बनते हैं। ये इतना लास्ट के जो पार्ट है उनके क्वेश्चन का सार जो वो ये। क्लियर? तो ये यहाँ तक के क्वेश्चन है, आप कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो बताइएगा, और अच्छे से पढ़िएगा। और मेरा फिर से वही कहना है कि जीवन अनमोल है, उसे सिर्फ कंटिन्यूअसली पढ़ाई में बर्बाद मत कीजिए, किताबों में बर्बाद मत कीजिए। ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि एक एग्जाम एक बार में क्लियर करो, निकलो, आगे बढ़ो। समझ पा रहे हो? वही एग्जाम के लिए बार बार उसी की तैयारी करना, फिर घसीटते घसीटते जाके क्लियर करना, ना तो जीवन का आनंद है और ना कोई टाइम मिलेगा आपके पास। ये जवानी जो है वो प्रीशियस है, अनमोल है, इसको आप ऐसे ही मत जाने दीजिए। तो इसको एग्जाम को एक बार के अंदर अपना 100% दे दीजिए, ताकि हो या ना हो दोनों केस के अंदर आपको ये हो जाए, हो गया ठीक है, नहीं हुआ फिर आपके मन में ये संतोष आ जाए कि भाई बस अब मैंने मेरी तरफ से 100% तैयारी कर दी, मेरे से ये नहीं होगा तो मैं किसी और काम में लगूँ। क्लियर? तो अपना एक 100% दिल पे हाथ रख के दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।